हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो पीछे से शुरुआत करते हैं कि हमने जैसे लास्ट वीडियोस में नेशनल इनकम स्टार्ट किया था और सबसे पहले लेक्चर में स्टॉक एंड फ्लो, फिर उसके बाद हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, फिर उसके बाद हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे और उसी पे हम अभी चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं, और दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट यानी सामान्य निवासी, एक कंट्री का किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फैक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, जैसा कि इसको हिंदी में साधन आय और हस्तांतरण आय भी कहते हैं। तो फैक्टर इनकम को हिंदी में एक नाम और है इसका, कारक आय भी कहते हैं, कारक आय भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसको पढ़ने से पहले आपको अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट अच्छे से आता है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और तो उसको एक बार जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस या उसके कंसेप्ट को समझते हैं। हाँ जी, तो फैक्टर इनकम क्या होती है, तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जब हमने टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर में स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हाउस होल्ड्स, जो हाउस होल्ड्स थे, हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते थे। फैक्टर सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, यानी जो परिवार या गृहस्थ होते हैं वो फर्म्स को साधन सेवाएं देते हैं। याद रखिएगा, इसको साधन कहते हैं हम, मतलब कुछ हेल्प कर रहे हैं फर्म्स की, किसमें, प्रोडक्शन करने में, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो इनको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। किस फॉर्म में देते हैं आपको याद होगा, लैंड की फॉर्म में, लेबर की फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में, या आप इसको एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और इन्हीं को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम इनको प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी हेल्प से फर्म प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बदले में हाउस होल्ड को फर्म्स क्या देती है, लैंड के बदले क्या देगी, लैंड के बदले हाउस होल्ड जिसने लैंड प्रोवाइड कराई है उसको रेंट मिलेगा, किराया, लेबर को वेजेस मिलेंगे यानी मजदूरी, या जिसको आप सैलरी भी बोल सकते हो, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने अपनी कैपिटल प्रोवाइड कराई है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो इनकम हाउस होल्ड को रिसीव हो रही है, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इसलिए क्योंकि हमने फैक्टर प्रोवाइड कराए थे, तो फैक्टर से फैक्टर वर्ड आ गया और ये इनकम हो रही है, इसलिए इसको फैक्टर इनकम कहते हैं हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाउस होल्ड को ये इनकम मिल रही है। इसी को हम साधन आय, क्योंकि हमने साधन प्रोवाइड कराए थे, या कारक आय कहते हैं क्योंकि हमने इसको कारक प्रोवाइड कराए थे, कारक दिए थे फर्म्स को उत्पादन करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का। तो फैक्टर इनकम इसको कहते हैं। इसी को ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक का नाम फैक्टर पेमेंट भी है। फैक्टर पेमेंट इसलिए क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर पेमेंट हो रही है, फर्म तो ये पे कर रही है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एक ही चीज है, बस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिसीव कर रहा है, जैसे हाउस होल्ड ये इनकम रिसीव करते हैं तो फैक्टर इनकम हो गई उनके लिए, और फर्म्स पे करती है उसके लिए फैक्टर पेमेंट हो गई। तो ऐसी इनकम जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, उसके बदले में उसका जो रिवॉर्ड होता है, उसके जो बदले में हमें रिसीव होती है इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में, उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब यहीं से कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं। तो जैसे कि फैक्टर इनकम इनके बदले मिलती है, तो ये फैक्टर इनकम के एग्जांपल्स हो गए, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। तो बेसिक एग्जांपल ये हैं इसके। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि
फैक्टर इनकम का रोल होता है प्रोडक्शन में, रोल इन प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम का प्रोडक्शन में रोल होता है, क्योंकि आपने देखा हमने फैक्टर्स प्रोवाइड कराए थे, किस लिए प्रोवाइड कराए थे, फर्म को, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। तो इनका एक रोल होता है प्रोडक्शन में, रोल इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इनका योगदान होता है। और ये एक बाइलेटरल कंसेप्ट है, ये पॉइंट्स इसी से निकल कर आ रहे हैं, इसी से जो मैंने आपको समझाया है। इट इज ए बाइलेटरल कंसेप्ट। बाइलेटरल कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, और बदले में फर्म से हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है, फैक्टर इनकम। तो ये टू वे प्रोसेस है कि हमने कुछ दिया और उनसे हमें कुछ मिला, इसी को बोलते हैं बाइलेटरल कंसेप्ट। तो फैक्टर इनकम बाइलेटरल कंसेप्ट है, और ये एक हमारा अर्निंग कंसेप्ट है। इट इज ए अर्निंग कंसेप्ट। अर्निंग कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि हमने कुछ दिया है तभी हमें मिल रहा है, हम अपनी लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं। आपके पापा कहीं पे एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको बदले में सैलरी मिलती है, एज ए कोई वर्कर लेबर काम करता है तो उसको वेजेस मिलता है। तो अर्निंग कंसेप्ट है कि आपने कुछ अर्न किया है, कमाया है, फ्री में नहीं मिला है। क्लियर है? जैसे किसी पर्सन को दिवाली बोनस मिलता है किसी कंपनी से, दिवाली बोनस उसका फ्री का नहीं है, उसने वो सर्विसेज दी है, कंपनी के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए उसको मिला है। वो हमें लगता है कि कंपनी हमें फ्री में दे रही है या एक्स्ट्रा कुछ दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन यू गेट दैट एक्स्ट्रा बोनस। क्लियर? तो अर्निंग कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि फैक्टर इनकम को ही नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस भी इनकम का, जिस ऐसी इनकम जिसका रोल होता है प्रोडक्शन में, कहीं ना कहीं रोल है प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, तो उस इनकम को नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, क्योंकि फैक्टर इनकम का प्रोडक्शन में रोल है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। तो फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, यानी साधन आय को एक देश की राष्ट्रीय आय में शामिल या जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ट्रांसफर इनकम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर इनकम को हिंदी में हस्तांतरण आय भी कहते हैं। तो ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट बिल्कुल फैक्टर इनकम के कंसेप्ट का अपोजिट है। फैक्टर इनकम में क्या होता था कि हम फैक्टर सर्विसेज देते थे और बदले में हमें इनकम मिलती थी, तो वो टू वे प्रोसेस था। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या होता है कि हम किसी टाइप की फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। मींस हम प्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, हम कोई रोल नहीं निभा रहे हैं प्रोडक्शन में, और फिर भी हमें इनकम मिल रही है। तो ऐसी इनकम को ही हम ट्रांसफर इनकम या हस्तांतरण आय कहते हैं। तो मैं एक बार हिंदी में बता दूं कि ऐसी इनकम जिसका उत्पादन क्रियाओं में, उत्पादन सेवाओं में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता, उसको हम हस्तांतरण आय कहते हैं। इट मीन्स ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू that income which is received without rendering any productive services। याद रखिएगा, प्रोडक्टिव सर्विसेज आप कोई नहीं दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको ऐसी इनकम मिलती है तो उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका ये मीनिंग लिखेंगे कि किसी भी टाइप की प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए बिना जो इनकम मिलती है उसको हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, जिसे हम वृद्धावस्था पेंशन भी बोलते हैं। तो ओल्ड एज पेंशन में आप क्या होता है कि आपको ओल्ड एज के नाम पे पेंशन मिलती है। आप कोई रोल तो प्रोडक्शन में प्ले नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रकार का उत्पादन में योगदान नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपको सरकार जो है इस टाइप की इनकम देती है। तो ये आपकी ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को जैसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सरकार जो है, जिसको सरकार ने
पब्लिक को प्रॉमिस किया था कि वो उनको रोजगार देगी, लेकिन सरकार जो है उनको रोजगार प्रोवाइड नहीं करा पाती है, तो सरकार उसके बदले उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, जिसे बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। तो ये भी वन साइडेड हुआ कि आप तो कुछ प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको इनकम मिल रही है, तो इसीलिए इसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो इसी तरह और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, स्कॉलरशिप। तो इनका सबका यही बेसिक फंडा है कि आप ये चेक कीजिए कि आप प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप, जिसको हम छात्रवृत्ति भी कहते हैं, उसका भी कोई प्रोडक्शन में रोल नहीं प्ले होता है, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होता है प्रोडक्शन में, फिर भी आपको वो इनकम मिलती है। तो स्कॉलरशिप, ऐसे ही गिफ्ट्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, पॉकेट मनी, एटसेट्रा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको हम ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम को याद रखिएगा ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट भी कहते हैं। पेमेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है जो इसको पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, ये सरकार जो है हमें प्रोवाइड कराती है, लोगों को प्रोवाइड कराती है, तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ट्रांसफर पेमेंट है। और जो इसको रिसीव करते हैं, हम लोग ये रिसीव करते हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर इनकम है। लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा कि टैक्सेस जो है वो पब्लिक जो है और कंपनीज जो है सरकार को देती है लेकिन सरकार बदले में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देती है, प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है पब्लिक को, कि आपके ही गली में आपके लिए ही स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो वो पैसा सबके लिए कॉमन यूज होता है। तो इसीलिए टैक्सेस जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर पेमेंट है और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर इनकम है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर आपको डीप जाना है तो। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल है ट्रांसफर इनकम के। तो बेसिक फंडा यही है कि आपका कोई प्रोडक्शन में रोल नहीं है और फिर भी आपको ये इनकम मिल रही है, तो वो ट्रांसफर इनकम होती है। तो मीनिंग के बाद आप एग्जाम्पल करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स जो है वो अब इसी कंसेप्ट से निकल कर आते हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ट्रांसफर इनकम का कोई रोल नहीं होता प्रोडक्शन में, तो नो रोल इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी से ये एक यूनिलेटरल कंसेप्ट है, इट इज ए यूनिलेटरल कंसेप्ट। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड। ये वन साइडेड कंसेप्ट ही तो है, जैसे मैंने ऊपर से बताया कि आप कुछ नहीं दे रहे हैं, बदले में आपको मिल रही है, तो ये वन साइडेड कंसेप्ट हुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण। तो ये एक यूनिलेटरल कंसेप्ट है। और इसीलिए जैसे फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट था, उसमें वो जो हमें इनकम मिल रही थी वो हमारी अर्निंग इनकम थी, कमाई हुई इनकम थी। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो है, क्योंकि हम इसमें कुछ दे नहीं रहे हैं और बदले में फिर भी हमें मिल रही है, तो इसलिए इसको रिसिप्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, रिसिप्ट कंसेप्ट। इट इज ए रिसिप्ट कंसेप्ट। ये एक प्राप्ति की धारणा है, सिर्फ आप प्राप्त कर रहे हैं सरकार से, कुछ दे नहीं रहे हैं बदले में। और लास्ट पॉइंट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, वो ये पॉइंट है कि ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। तो आपको बेसिक बात यही याद रखनी है, जिसका प्रोडक्शन में रोल होता है उसको, प्रोडक्शन में रोल होता है गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, और जिसका रोल नहीं होता प्रोडक्शन में उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो हाँ जी, ये कंसेप्ट अब खत्म होता है, तो आप इस कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, विद सम एग्जांपल्स। और फिर बोर्ड में इसका पूछने का तरीका यही है कि आपको टी शेप में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, उसका मैं अभी आपको एक पेज दिखा दूंगा, वो आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, और जो मैंने समझाया है वो कंसेप्ट आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है बोर्ड में पूछने का, कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी
और उसमें से ये पूछा जाएगा ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें से कौन सी इनकम फैक्टर इनकम है और कौन सी ट्रांसफर इनकम है विद रीजन। तो और दूसरा तरीका उसमें ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप बेसिक रीजन के साथ ये लिख सकते हैं कि जिसका प्रोडक्शन में रोल है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और जिसका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है उसको हम ट्रांसफर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, वो ट्रांसफर इनकम होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।